आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो आप लोगों को हेल्प आउट करना है जो आप लोगों का फाइनल टर्म का सिलेबस है। इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के कुछ ग्रामर पोर्शन भी जो है वो भी इंक्लूड है, जिसमें एरर फ्री राइटिंग, उसके बाद टेंसेस, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हमारी कवर होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आसान करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉपिक्स इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और टॉपिक्स पे जाने से पहले ज़रा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके साथ साथ आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूंगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं हमारे इसमें। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। इसमें अल्फ़ाबेट से मुराद ये है कि लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और लेटर्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, और अपर केस लेटर्स कौन से होते हैं, लोअर केस लेटर्स कौन से होते हैं, और लेटर्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप लोगों का जो ये सारा पोर्शन है फाइनल टर्म का वो यूजेज पे है। चाहे वो आप लोगों का टेंसेस के बारे में पूछा गया हो, टेंसेस का मीनिंग और उसका यूज़ पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो आप लोगों के एक्टिव और पैसिव है इसका यूज़ पूछा जाएगा। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका यूज़ पूछा जाएगा। सेंटेंसेस, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनके यूजेज को पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इसमें हम कवर करेंगे अल्फ़ाबेट को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास वर्ड किसे कहते हैं, किस तरह बनते हैं, ये एक सीक्वेंस चलेगा। अल्फ़ाबेट्स के बाद फिर वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, वर्ड्स के बाद फिर सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो टॉपिक इनसे रिलेटेड हैं, मेन टॉपिक ये है हमारे पास। फिर फर्दर इनको हम सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करते जाएंगे और जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट, इसको डिस्कस करते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स हम कहते हैं जो हमारे पास हरूफ तहजी होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। हम यूज़ कब करते हैं, देखें, जब भी हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं या समझते हैं तो हमें अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, साइन लैंग्वेज भी यूज़ होती है। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो इशारों के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो इसी चीज़ पर है, जो नॉर्मल लोग हैं तो उनके नज़दीक अल्फ़ाबेट क्या होंगे। अल्फ़ाबेट दरअसल लेटर्स होते हैं। लेटर्स विच आर यूज टू राइट समथिंग इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि ऐसे लेटर्स जो कि कुछ भी राइट करने के लिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्योंकि अब हम राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो राइटिंग स्किल्स के अंदर हम इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है लेटर्स विच आर यूज टू राइट। जब हम लोग रीडिंग स्किल्स में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेटर्स विच आर यूज टू रीड समथिंग इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, अ रिटन और प्रिंटेड साइन रिप्रेजेंटिंग अ साउंड इन स्पीच इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक रिटन या प्रिंटेड साइन होता है, एक अलामत होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी साउंड को स्पीच के। मीन्स कि हम जो भी बोल रहे होते हैं, जो भी कलाम कर रहे होते हैं, जो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ये जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक फिगर होता है हमारे पास, जो साइन होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, इसके बाद हम चलते हैं लेटर। लेटर क्या होता है, a letter is a symbol that represents a particular sound in a language
and used for spelling words in English language. 26 letters A to Z are used to make words. अब लेटर क्या होते हैं? लेटर जो होता है वो एक ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसी अलामत होती है जो कि किसी भी ज़बान के अंदर किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर जो वर्ड्स के स्पेलिंग होते हैं उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये कितने लेटर्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं जो कि A to Z। और ये किस लिए होते हैं? ये वर्ड्स बनाने के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर्स, हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं लेटर्स की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, हमारे पास 2 किस्में हैं लेटर्स की। कौन कौन सी? नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। अब आप सबको ही पता होगा कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं। इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है अपर केस या लोअर केस लेटर्स। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स को या अपर केस लेटर्स को डिस्कस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द लेटर्स रिटन इन अपर केस आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। A B C D E to Z। अब ये जो बड़े हरूफ के अंदर, बड़े अपर केस लेटर्स के अंदर जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, बड़े अल्फाज। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट लेटर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रॉपर नाउन्स और ऑलवेज कैपिटल। अब ये इसका यूज़ आ रहा है कि कैपिटल लेटर्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कोई नया सेंटेंस जो होता है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो तब हम लोग क्या करते हैं, वो हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। या फिर सेंटेंस के अंदर जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास कैपिटल लेटर की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसका यूज़। अगर ये आप लोगों के पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये 2 नंबर इस तरह से आप लोग गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं? द लेटर्स रिटन इन लोअर केस आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। वो तमाम अल्फाज जो छोटी ABC के अंदर लिखे होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड राहत इज़ कैपिटल। मीन्स जो R है राहत का, वो R कैपिटल है, वाइल द रिमेनिंग लेटर्स A, H, A, T आर स्मॉल। और बाकी जितने भी ये लेटर्स हैं ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं। अब देखें, जो पीछे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है कैपिटल लेटर्स की, वो जस्ट मैंने आप लोगों से ये कहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटल। लेकिन जब भी हम इसको सेंटेंस की शक्ल में अगर हमसे पूछा जाता है, या अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सेंटेंस की शक्ल के अंदर ही इसको एग्जाम्पलीफाई करें, तो वो इस तरह से हो सकता है कि आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, कोई भी वर्ड लिखिए और इस तरह से आप लोग समझा के कह दीजिए कि इसमें ये स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास, मीन्स के लोअर केस लेटर्स हैं, और ये अपर केस लेटर्स हैं हमारे पास, बड़े हरूफ तहजी हैं हमारे पास। तो इस तरह लेटर्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है हमारे पास, लेटर्स के अंदर अब साउंड्स होते हैं 2 तरह के। कौन से? कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। अब ये लेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो वॉवल्स लेटर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास लेटर्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वॉवल्स को देख लेते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं? द लेटर्स विच हेल्प अदर लेटर्स। अब अदर लेटर्स से यहाँ पे क्या मुराद है? कॉन्सोनेंट्स। टू मेक प्रॉपर साउंड्स आर कॉल्ड वॉवल्स। वो तमाम लेटर्स जो मदद करते हैं दूसरे लेटर्स की
कोई भी प्रॉपर जो साउंड है बनाने में, उनको हम कहते हैं कि ये वॉवल्स हैं। अब ये इंग्लिश के अंदर वॉवल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बिल्कुल भी, कि वॉवल्स कौन से होते हैं। आप लोग कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोग कहते हैं कि ये जो 5 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये वॉवल्स हैं। इन इंग्लिश 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास वॉवल्स हो गए। अब ये जो वॉवल्स होंगे, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और इनके साथ हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इसके लिए जो आर्टिकल्स की ए, एन और दी की जो वीडियो है, वो भी इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ से भी आइडियाज़ जो हैं वो गेन कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो कि है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जी? लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच आर नॉट वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अब जो रिमेनिंग हमारे पास लेटर्स रह गए हैं, वॉवल साउंड्स को निकाल के, वॉवल लेटर्स को निकाल के, वॉवल लेटर्स जो थे वो हमारे पास 5 थे। टोटल इंग्लिश के अंदर हैं 26, तो बाकी कितने बचे? यस, 21। आप लोगों के पास 21 अल्फ़ाबेट जो बाकी बचते हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स 5 हैं। ये इनको जब 26 में से हम लोग निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 21 लेटर्स बचते हैं, जो कि कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच आर नॉट वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। द लिस्ट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स इज़ एज फॉलोज। अब वो कौन कौन से हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं ABC के अंदर, उनकी जो लिस्ट है 21 की, वो ये नीचे दी गई है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो तादाद है वो कितनी है? 21। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये आ सकता है और शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आप लोगों के पास आ सकता है। इसी तरह जो प्रीवियस हम लोगों ने टाइप पढ़ी है लेटर्स की, जिसमें हमारे पास है वॉवल्स, कौन से वॉवल्स हमारे पास लेटर्स हैं, कौन से साउंड्स हैं वॉवल्स, और वो कितने हैं और कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब हमने अल्फ़ाबेट और लेटर्स को पढ़ लिया। अल्फ़ाबेट और लेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ABC, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में हमारे पास ABC होते हैं। उर्दू में हमारे पास अलिफ, बे, पे, ये जो ये तक है, बड़ी ये तक जो है, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स जब आपस में मिलते हैं, जब भी लेटर्स आपस में मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जब भी लेटर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है और वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, जिसको जो हमें समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, वर्ड हम कहते हैं लफ्ज़ को। तो लफ्ज़ किस तरह से बनता है? ये मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी का कॉम्बिनेशन होता है, मुख्तलिफ़ लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ड क्या है, वर्ड की डेफिनेशन लिखें, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। When two or more letters are joined, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, तो इट बिकम्स अ वर्ड। तो वो क्या बना देते हैं? एक लफ्ज़ बना देते हैं, एक वर्ड बना देते हैं।
अच्छा जी, ये यूज़ कैसे होते हैं? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब ये वर्ड को एक्सप्लेन करने का एक थर्ड तरीका है, वो क्या है? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिंगल यूनिट होता है। विच मीन्स, जिसका ये मतलब होता है समथिंग स्पोकन और रिटन, जिसके अंदर हम स्पोकन और रिटन को हम मतलब लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। मतलब हमें क्या चीज़ बता रही होती है? वो वर्ड्स बता रहे होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी फ्रेज के अंदर, किसी भी क्लॉज के अंदर, किसी भी पैसेज के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं वो हम वर्ड्स कहलाते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर बुक और डिक्शनरी एट्सेट्रा। अब ये जो हमारे पास ये वर्ड्स हैं ये क्या हैं? देखें, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में देखिए COMPUTER, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है और ये कंबाइन होके हमें एक वर्ड की फॉर्म में आ रहे हैं, हमारे पास एक लफ्ज़ की शक्ल में आ रहे हैं। और ये जो लफ्ज़ है ये मीनिंगफुल है और इसका कोई ना कोई मतलब है। सेम इसी तरह कैलकुलेटर बुक और डिक्शनरी, इस तरह ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लेटर्स के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो होती है जी, अब वर्ड्स हो गए, लेटर हमने पहले डिस्कस कर लिए, उसके बाद वर्ड्स हो गए। अब जब वर्ड्स आपस में ज्वाइन होंगे तो वो क्या करेंगे? वो क्या चीज़ बनाएंगे? जी, फ्रेज़ ही बनाएंगे। फ्रेज़ क्या होता है? ये एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है जो कि अपनी कंप्लीट सेंस पूरी नहीं कर पाता। मतलब कि इसको अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे पार्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। A set of words which does not make a complete sense is called phrase। ये हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फाज होते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास कि अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, राइट्स अ लेटर, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, एट अ ग्लांस, अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेयर लाई, एट्सेट्रा। अब देखें जी, ये जो हमारे पास ये जो चंद एक फ्रेजेस हैं इनका कुछ ना कुछ मतलब है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं ये डेवलप कर पा रही। ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये हमें पूरे मतलब नहीं दे पा रहे, तो हम फ्रेज़ कहते हैं अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मतलब अदा नहीं करता है, नाकिस जुमला या जुज़्व जुमला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस तरह लिखा है राइट्स अ लेटर, जैसे ख़त लिखता है, कौन लिखता है, कब लिखता है, क्यों लिखता है, हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फ्यू एंड फॉर बिटवीन, कभी कभार। क्या भाई, क्या कभी कभार हो रहा है? हमें मतलब तो है इसका, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं यहाँ पे डेवलप हो पा रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रेज। अब जब भी ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, ये कंपैरिजन के तौर पे भी आ सकता है। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल्स दीजिए, या फिर आप लोगों को ये MCQs में भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये आप लोगों के पास ये 5 एग्जांपल्स हैं, अ बेड ऑफ रोजेज ऊपर लिखा जाए और ये कहा जाए आया कि ये फ्रेज़ है, सेंटेंस है, ठीक है, या ये कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवल्स हैं, क्या भला है ये। तो आप लोगों ने क्या करना है कि देखना है कि आया कि ये अपनी सेंस कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मीनिंगफुल तो होगा लेकिन अपनी सेंस जो होगी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फ्रेज़ है। और इस तरह से हम चूज़ भी कर सकते हैं और शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्लास। क्लास क्या होता है?
a set of words that has its own subject and verb। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और इनका अपना काम भी होता है। अब ये एक और तरह से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जो कि अपना जो मतलब होता है वो क्लियर कर पा रहा होता है अकेले भी, इसे किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि हमारे पास जो फ्रेज़ था वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स था, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि फ्रेज़ के अंदर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड था वो अपने मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा था, उसे दूसरे पार्ट की ज़रूरत थी। क्लॉज में ये चीज़ नहीं है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ज़रूर है, लेकिन इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है और ये अपने मीनिंग जो होता है अकेला ही क्लियर कर पा रहा होता है, इसे दूसरे सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। ही सेड उसने कहा, दैट के ही वुड गो टू लाहौर। अब देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास ही वुड गो टू लाहौर, ही ये हमारे पास क्या है? एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन। वर्ब क्या है? गो। तो आप लोग यहाँ से देख लें कि सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पे हमारे पास आ रहा है और वो अपनी मीनिंग क्लियर भी कर पा रहा है, ही वुड गो टू लाहौर। अब देखें ये जो हमारे पास अंडरलाइन जो हमारे पास ये वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, ये अपने मीनिंग अकेले क्लियर कर पा रही हैं और ये सस्टेन कर सकते हैं। इसको दूसरे अल्फाज की ज़रूरत के बगैर भी ये अपने मतलब यहाँ पर पूरे सेंटेंस पूरा कर रहा है। तो ये हमारे पास एक क्लॉज की एग्जांपल है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए ज़रा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब देखें इसके अंदर आप लोगों के पास सब्जेक्ट भी है और आप लोगों के पास वर्ब भी है। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास क्लॉज की एग्जांपल है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम चलते हैं जी। अब लेटर्स हो गया हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स बनाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेटर्स होंगे वो वर्ड बनाएंगे। जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होंगे तो वो फ्रेजेस या क्लॉजेस बनाएंगे। अब जब ये फ्रेजेस और क्लॉजेस आपस में मिलेंगे तो फिर ये क्या चीज़ बनाएंगे? वो बनाएंगे सेंटेंसेस। तो अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जिसे हम फ़िक्रा या जुमला भी कहते हैं, अल्फाज का बामायनी मजमुआ जो होता है वो जुमला कहलाता है। अल्फाज का बामायनी मजमुआ जुमला कहलाता है। इंग्लिश देख लें जी इसकी। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का बामायनी मजमुआ जुमला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं जी किस तरह के। आई एम पंक्चुअल, मैं वक्त का पाबंद हूँ। देखें जी ये जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड है अपना मतलब क्लियर कर पा रहा है, तो ये हमारे पास सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होगा अब हमारे पास? ये ऐसा अल्फाज का मजमुआ होगा जो कि अपने मतलब जो होंगे वो क्लियर कर पा रहा होगा और मतलब होगा उसका कोई ना कोई, बेमतलब नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। ये हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल हो गई। इसके बाद है जी शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। इट इज़ फाइन टुडे, आज मौसम अच्छा है। और इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है, दे आर फास्ट फ्रेंड्स। क्या लगता है इसकी ट्रांसलेशन क्या हो सकती है? फास्ट फ्रेंड्स क्या है ये? वो पक्के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं। इसके लिए जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है जी फास्ट फ्रेंड्स की। तो ये हमारे पास सेंटेंस, जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आए कि सेंटेंस से क्या मुराद है, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट डज़ इट मीन बाय सेंटेंस,
तो आप लोगों ने उसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट जो आप लोगों के पास सेंटेंसेस होंगे उनके थ्रू। तो इस तरह से ये आप लोगों का 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन हल हो सकता है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को ज़रा लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस को एक चार्ट की शक्ल में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब ये जो आप लोगों के सामने चार्ट आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास लेटर्स हैं, उसके बाद वर्ड्स हैं, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। अब लेटर्स देखें, नीचे है WRITE। जब ये अलग अलग अल्फ़ाबेट आ रहे हैं हमारे पास तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लेटर्स हैं। अब जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है तो ये क्या बनाते हैं, वर्ड्स। और वर्ड्स क्या बनते हैं हमारे पास, अब WRITE ये मिल के कॉम्बाइन होकर, ज्वाइन होकर, मिक्सअप होकर ये क्या वर्ड बना रहे हैं, राइट। आगे फ्रेज क्या है, फ्रेज ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ज़रूर होता है लेकिन ये अपने मीनिंग अकेला क्लियर नहीं कर पाता। आ स्टोरी, एक कहानी, भाई किसकी कहानी है, कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है, कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अपने मीनिंग अकेला क्लियर नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे पास फ्रेज हो गई। अब सेंटेंस इसका हम किस तरह से बना सकते हैं, आई राइट आ स्टोरी। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स सम मीनिंग्स, जो कुछ मतलब देगा उसको हम कहेंगे सेंटेंस। इसी तरह नीचे ईट, वेस्ट, इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों के सामने है कि लेटर्स क्या हैं इसमें, वर्ड्स क्या हैं, फ्रेज क्या है इसके अंदर और सेंटेंसेस क्या हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ये हमारे पास इनकी डेफिनेशंस आ गई। अब हम फर्दर मूव करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जुमले के कितने हिस्से होते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, जुमले के कितने हिस्से होते हैं, जो भी एक नॉर्मल जुमला होता है उसके कितने हिस्से हो सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। यूजली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अमूमन सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 नाउन, नाउन पार्ट और सब्जेक्ट, जिसमें कोई काम करने वाला या जो उसका नाम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 प्रेडिकेट और वर्ब, जो भी काम हो रहा होता है, पहले काम करने वाला, अब वो काम कर क्या रहा है, वो जो काम करना होगा उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट या वर्ब। और नंबर 3 ऑब्जेक्ट, किस चीज़ पर काम वाक़ई हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर जी। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, देयर आर यूजली 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर नाउन पार्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप लोग 2 नंबर का ये जो आपका क्वेश्चन है इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट से क्या मुराद है। फर्दर इनको अब हम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास आ जाती है डेफिनेशन कि आप लोग सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको लिखिए, उनके नाम लिखिए और उनकी डिफाइन एग्जांपल्स के साथ पेश कीजिए। तो वो किस तरह से करेंगे इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट दरअसल अ पर्सन हु डज समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऐसा शख्स जो कोई काम सर अंजाम देता है, ऐसा शख्स जो कोई भी काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं, फ़ाइल। जुमले का फ़ाइल जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ऐसा शख्स जो कोई काम सर अंजाम देता है, कोई भी काम करता है, जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। वर्ब, अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ड दैट डिनोट्स
सम एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ जो किसी फ़ाइल के काम या उसकी हालत को बयान करता है, वो फेल और इंग्लिश में वर्ब कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा लफ्ज़ जो किसी फ़ाइल के काम या उसकी हालत को बयान करता है, फेल या वर्ब कहलाता है। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग ऑन विच सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है जी, कि ऐसी चीज़ जिस पर कोई काम सर अंजाम दिया जाता है ऑब्जेक्ट कहलाती है। अ थिंग ऑन विच या ऑन, ये ऑन विच आएगा, इसे स्पेलिंग को आप लोग ठीक कर लीजिएगा लिखते वक्त। अ थिंग ऑन विच सम एक्शन इज डन, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर काम वाक़ई हो रहा हो, जिसके ऊपर काम सर अंजाम दिया जा रहा हो, इज कॉल्ड, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, मफूल कहलाती है इस सेंटेंस का। अब ये भी आप लोगों को पता चल गया कि सेंटेंस के कौन कौन से मेजर जो पार्ट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, जिसे हम फाइल कहते हैं। नंबर 2 वर्ब, फेल काम को कहते हैं। ऑब्जेक्ट, और जिस चीज़ पर काम वाक़ई हो रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब मैं इसको भी चार्ट की शक्ल में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखें जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। आई, शी, ही, वी, यू, बॉयज़, गर्ल्स, अली, नाम भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। जो कोई भी काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इसके बाद है वर्ब, राइट, स्मेल्स, वाटर्स। ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज़ पर काम वाक़ई हो रहा है? अ स्टोरी, फ्लावर्स, प्लांट्स। अब इसको मैं सेंटेंस की शक्ल में पढ़ता हूँ। आई राइट अ स्टोरी, शी स्मेल्स फ्लावर्स, ही वाटर्स प्लांट्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फाइल, मफूल और फेल, ये हमारे पास इस तरह से आप लोग सेंटेंस की शक्ल में इसको अलग अलग करके आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि गिवन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। होप कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है आपके माइंड में, कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू मीनिंग इनको डिस्कस करते हैं कि मायने के लिहाज से सेंटेंस की कितनी इकसाम होती हैं, जुमले की मायने के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से कितनी इकसाम होती हैं और कौन सी इकसाम होती हैं। देखते हैं जी, अमूमन कितनी होती हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग। कितनी हैं जी? जुमले के मायने के लिहाज से 6 इकसाम हैं जो कि अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दैट आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है पॉजिटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड नंबर 6 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम मुस्बत जुमले कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रे कहते हैं, नेगेटिव इसका उल्ट हो जाएगा, मनफी जुमले या मनफी फ़िक्रे। इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं?
सवालिया जुमले जिनमें सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, जिसमें सवाल पूछे जाएंगे हमसे। उसके बाद है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं हुक्मिया या इंशाइया जुमले। इम्पेरेटिव हुक्मिया या इंशाइया जुमले। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? उर्दू में हम इन्हें कहते हैं इस्तजाबिया जुमले, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है। यकदम सडन फीलिंग्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इस सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। लास्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम कहते हैं दुआया जुमले, जिसमें दुआएं दी जाती हैं, बद्दुआएं हो सकती हैं, वो कर्स हो सकती है। तो अब हम चलते हैं, इनको फर्दर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले। पॉजिटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें किसी किस्म का इकरार पाया जाए मुस्बत जुमला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही इज़ माई क्लास फेलो। वो मेरा हमजमात है, वो मेरा क्लास फेलो है। इसमें देखें इकरार पाया जा रहा है, एक्सेप्टनेस है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके बारे में इकरार किया जा रहा है। ही इज़ माई क्लास फेलो। ग्रीड इज़ कर्स। ग्रीड इज़ अ कर्स। लालच बुरी बला है। इसके बाद है शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल। वो मेहनती लड़की है। अब इस तरह के जो सिंपल स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होंगे हमारे पास, वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, मुस्बत जुमले। ठीक है जी। तो जब भी आप लोगों के पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखिए और साथ में एग्जांपल्स दीजिए। तो आप लोगों ने इस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम मनफी जुमले या मनफी फ़िक्रात कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें किसी किस्म का इनकार पाया जाए, नफ़ी पाई जाए, नेगेटिविटी पाई जाए, मनफी जुमला कहलाता है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अ सेंटेंस, ऐसा जुमला दैट मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें किसी किस्म का इनकार पाया जाए, मनफी जुमला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ऐसे कौन से जुमले हैं जिनमें नहीं पाई जाती है, इनकार पाया जाता है? आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। देखें इसके अंदर क्या है, नफ़ी क्या है कि मैं नहीं करता अपना वक्त ज़ाया। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, इसमें नफ़ी पाई जा रही है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। वी डू नॉट मेक एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। हम शरारतें नहीं करते। हम शरारतें नहीं करते। वी डू नॉट मेक एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। हम शरारतें नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसको एग्जाम्पल के अंदर बयान कीजिए, तो आप लोगों ने इस तरह से बयान करना है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव। हमारे पास सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। इनको उर्दू क्या होती है? सवालिया जुमले, सवालिया फ़िक्रे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड to ask about something or some fact is called an interrogative sentences। क्या मतलब है इसका जी? ऐसा जुमला जिसमें किसी बात या हकीकत के बारे में मालूम किया जाए या दरियाफ्त किया जाए, सवालिया जुमला कहलाता है। जिसमें सवाल पूछा जाए, दरियाफ्त किया जाए, मालूम किया जाए, कुछ पूछा जाए, ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से जुमले होते हैं? व्हाट इज़ योर नेम?
आपका क्या नाम है? इन विच क्लास डू यू रीड? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अब देखें, WH से भी स्टार्ट हो रहा है, इन से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड पे क्या आ रहा है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे हमारे पास, तो कौन सी अलामत वहाँ पर यूज़ होती है? वो जो ये क्वेश्चन मार्क की अलामत होती है ये यूज़ होती है, और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो फ़िक्रा है ये हमारे पास कौन सा फ़िक्रा है? सवालिया फ़िक्रा है। थर्ड एग्जांपल देखिए इसकी, इज़ ही एन इंटेलिजेंट बॉय? अब देखें, इज़ ही एन इंटेलिजेंट बॉय, WH से भी स्टार्ट हो गया सेंटेंस, इन से भी स्टार्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है। ऐसे जुमले जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, उनको भी हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले। क्या वो ज़हीन लड़का है? इज़ ही एन इंटेलिजेंट बॉय? यहाँ पे ए, एन और दी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके साथ एन लगाया गया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ए, एन और दी ये आर्टिकल्स होते हैं, इनके इस्तेमाल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, चंद एक मिनट्स की है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं हुक्मिया या इंशाइया जुमले जिसमें हुक्म दिया जाए, कोई मशवरा दिया जाए, कोई दरख्वास्त पेश की जाए, या कोई नसीहत की जाए, या फिर इसके अलावा किसी भी काम से जब मना किया जाएगा तो वो हुक्मिया या इंशाइया जुमला कहलाता है। इंग्लिश देखते हैं सबसे पहले। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिस सम कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट और मेक सम प्रोहिबिशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी? ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, कोई मशवरा दिया जाए, कोई दरख्वास्त की जाए, कोई नसीहत की जाए, या किसी काम से मना किया जाए, हुक्मिया या इंशाइया जुमला कहलाता है। और इसमें जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि ऐसे जुमले में हमेशा फ़ेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, और हमेशा जो ये सेंटेंस शुरू होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से हैं जी? देखते हैं जी इसकी एग्ज़ाम्पल। गो अवे एट वंस। अब देखें, गो ये वर्ब है, काम है। गो अवे एट वंस, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर की फॉर्म में आ रहा है, एक हुक्म दिया जा रहा है कि दूर हो जाओ मेरे से, तुम फ़ौरन दूर चले जाओ, ये हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है जी। अब ये देखें, जिस तरह ऊपर हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, फेल जुमला के शुरू में इस्तेमाल होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो फेल होता है, जो वर्ब होता है, वो स्टार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, ये इसकी निशानी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। उसके बाद है जी कंसल्ट अ डॉक्टर, ये मशवरा दिया जा रहा है, सुजेशन है। ठीक है जी, मशवरा दिया जा रहा है यहाँ पे, कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 3 है हमारे पास है जी प्लीज़ हेल्प मी। अब प्लीज़ दरख्वास्त की जा रही है, मेहरबानी से मेरी मदद करें, रिक्वेस्ट की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है। तो ऐसे जुमले जिसमें दरख्वास्त की जाएगी वो कौन से कहलाएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे जुमले जिसमें मशवरा दिया जाएगा उस वो क्या जुमला कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसा जुमला जिसमें ऑर्डर या हुक्म दिया जाएगा कोई भी, वो कौन सा जुमला होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये मैं बार बार इसलिए आप लोगों को दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग जहन नशीन कर लें, और ये ऑब्जेक्टिव में भी और शार्प क्वेश्चन के तौर पे भी ये आ सकता है। आगे देखिए ज़रा, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जी वो ये है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नसीहत है ये। क्या है ये? नसीहत है,
हमेशा सच बोलें। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, वो ये है, डू नॉट मेक अ नॉइस, मना किया जा रहा है, किसी भी काम से मना करना, प्रोहिबिशन होता है। ठीक है जी। शोर मत करें, डोंट मेक अ नॉइस, तो ये हमारे पास प्रोहिबिशन हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे पास? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, कोई मशवरा दिया जाए, कोई दरख्वास्त की जाए, कोई नसीहत पेश की जाए या किसी काम से मना किया जाए, हुक्मिया या इंशाइया जुमला और इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे जुमले में हमेशा फेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है और फेल जो होता है वो जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। और फेल जो होता है, जो काम होता है, वो हमेशा जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है। होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आगे है जी हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस की, वो है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उर्दू में हम इसे कहते हैं जी इस्तेजाबिया जुमले। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग्स के लिए कौन से, मिसाल के तौर पर ग्रीफ, गम, प्लेयर खुशी को कहते हैं, सरप्राइज ताज्जुब को कहते हैं, हैरानगी को कहते हैं, वगैरह वगैरह, is called an exclamatory sentence. A sentence that expresses emotions and feelings, grief, pleasure, surprise, etc. is called an exclamatory sentence. ऐसा जुमला जिसमें जज्बात और एहसासात, गम, खुशी, ताज्जुब वगैरह का इजहार किया जाए, वो इस्तेजाबिया जुमला और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से जी हमारे पास इसकी एग्जांपल है? अलास ही इज़ डेड, ये गम है। ये हमारे पास इमोशंस और फीलिंग्स में ये ग्रीफ आ रहा है हमारे पास, ये गम की सूरत हाल बताई जा रही है। अलास ही इज़ डेड, अफसोस वो मर चुका है। ठीक है जी। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। हुर्रा वी वॉन द मैच, ये खुशी की यहाँ पर इजहार किया जा रहा है। आहा हम मैच जीत चुके हैं। हुर्रा, आहा, आहा का जो साउंड होता है वो हुर्रा के लिए वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है। आहा हम मैच जीत चुके हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो ये, हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, हैरत है, कितना ज़हीन है वो कितना ज़हीन है। और एंड के ऊपर हमारे पास ये जो साइन यूज़ हो रहा है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। हुर्रा, अलास और एंड के ऊपर ये जो हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, ये हैरत है, वंडर है, सरप्राइज़ है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे। अलास, हुर्रा, वाओ, उफ, आउच, इस तरह की जो वर्डिंग होगी, सडन फीलिंग्स जो होंगी, सडन इमोशंस जो होंगे, सडन ग्रीव्स होंगे, सडन प्लेयर्स होंगे, सडन सरप्राइज होंगे, इस तरह की वर्डिंग जिन सेंटेंसेस के अंदर आएगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाएंगे। क्लियर जी। इसके बाद अब हम देखते हैं जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें दुआ दी जाए, ऐसे जुमले जिसमें दुआएं दी जाएं। ठीक है जी, दुआ या ख्वाहिश की जाए। अ सेंटेंस दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सम प्रे और विश इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें दुआ या ख्वाहिश का इजहार हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस या दुआया जुमला कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। A sentence that is used to express some prayer or wish is called an optative sentence. ऐसा जुमला जिसमें दुआ या ख्वाहिश का इजहार हो, दुआया जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से जी एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, व्हाट इज दिस,
क्या है ये जी? गॉड ब्लेस यू, ये दुआ दी जा रही है। अल्लाह आप पर रहमत करे, खुदा आप पर रहमत करे। नंबर 2, वुड दैट आई वर रिच। अब इसमें क्या है? ख्वाहिश है, ख्वाहिश, विश, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। क्लियर? अब हम देखते हैं जी एंड के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस। ठीक है जी, जुमले लिखने के लिए कौन से असूलों को मद्देनज़र रखना पड़ता है? जुमले लिखने के लिए सेंटेंसेस फॉर्मेशन में एरर फ्री सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या ऐसा करना पड़ता है कि हम अपने सेंटेंसेस को, हम अपने टेक्स्ट को एरर फ्री बना सकते हैं और उन्हें हम अच्छे सेंटेंसेस, गुड सेंटेंसेस, गुड राइटिंग, एरर फ्री राइटिंग, इन सब में ये जो रूल्स होते हैं ये इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इन रूल्स को ज़रा गौर से पढ़ना है और समझना है। ऑब्जर्व द गिवन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स। अब इन रूल्स को समझने के लिए ये जो दर्ज झैल मिसालें हैं इन पर ज़रा पहले गौर कीजिए इन रूल्स को समझने के लिए। आई एम अपसेट टुडे, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। यस, पॉजिटिव सेंटेंस है, मुस्बित जुमला है। आई एम अपसेट टुडे, मैं आज परेशान हूँ। नंबर 2, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ दिस, कौन सा जुमला है? इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ लवली सीन इट इज़, इस्तेजाबिया जुमला है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अली एंड आई आर फ्रेंड्स, अली और मैं दोस्त हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? अली, यस इट्स अ प्रॉपर नाउन, क्यों? पता है उसको, ख़ास नाम है उसके लिए। अली एंड आई, देखें आई कैपिटल आ रहा है। ये इंग्लिश के अंदर रूल है कि आई जो है जब भी ये सिंगल आएगा एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन आएगा तो ये हमेशा कैपिटल ही आएगा। आई अकेला जहाँ पर भी लिखा जाए, चाहे ये सेंटेंस के एंड में हो, सेंटेंस के मिड में हो, सेंटेंस के स्टार्ट में हो, ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है जी। तो अब इन एग्जाम्पल्स को ज़रा आप लोगों ने माइंड में रखना है और उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने आगे जो रूल्स मैं बताऊंगा उनको ज़रा गौर से पढ़ना है। वी पुट फुल स्टॉप, आगे ये फुल स्टॉप को मैंने छोटी ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया हुआ है। फुल स्टॉप क्या होता है? जो लास्ट के ऊपर हम फुल स्टॉप, किसी भी स्टेटमेंट को ख़त्म करने के बाद बात जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो जो डॉट लगाते हैं उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, हम हर मुस्बत जुमले के आखिर पर फुल स्टॉप लगाते हैं। हम हर मुस्बत जुमले के आखिर पर फुल स्टॉप लगाते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये पहली एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है, आई एम अपसेट टुडे, ये एक मुस्बत जुमला है और इसके एंड के ऊपर हम लोगों ने फुल स्टॉप यूज़ किया है। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है जी, इसमें वी पुट साइन ऑफ इंटेरोगेशन या इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम हर सवालिया जुमले के आखिर पर सवालिया अलामत लगाते हैं। हम क्या करते हैं? हर सवालिया जुमले के आखिर पर सवालिया अलामत लगाते हैं। वी पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी पढ़ा जाता है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ा जाता है, इसलिए मैं दोनों प्रोनाउंसिएशन को यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास, अब देखें ये जो सेकंड एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर नेम, इसमें देखें जी हमने यूज़ किया है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन को जो साइन है हम लोगों ने वो यूज़ किया है और ये सवालिया जुमला बन रहा है।
एवरी न्यू सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। एवरी न्यू सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। हर नया जुमला बड़े हरूफ से शुरू होता है, बड़े हर्फ से शुरू होता है, बड़े कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स अमूमन अमूमन अपने पेपर के अंदर ये उनको मसला होता है कि चाहे वो मिड में भी हों, फुल स्टॉप लगाने के बाद भी वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर लेते हैं सेंटेंस को, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो जब भी आप लोगों ने नई सेंटेंस को स्टार्ट करना है, नए जुमले को स्टार्ट करना है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। ये रूल नंबर हो गया हमारे पास 3। इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट रूल है हमारे पास, द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हमारे पास प्रॉपर नाउन आएगा, चाहे वो किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो, तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हमेशा बड़े हर्फ से शुरू होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है, रूल नंबर 5, द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग बिगिन्स विद अ स्मॉल लेटर। अभी उसका उल्ट हो गया, ऊपर स्पेशल पर्सन था, यहाँ पे नीचे कॉमन पर्सन है। आम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जिसे हम इसमें नकरा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं, हमेशा छोटे हर्फ से शुरू होता है। ठीक है जी, ये हमेशा छोटे हर्फ से शुरू होता है। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट रूल है वो क्या है, द लेटर आई यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। जुमले में अगर हर्फ आई अकेला आए तो इसे भी बड़ा लिखा जाता है, इसे भी कैपिटल लिखा जाता है। अब मिसाल आप लोगों के सामने है, अली एंड आई। देखें, आई को हम लोगों ने छोटा नहीं लिखा, आई को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि अली एंड आई का जो वर्ड है ये मिड में आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसको हमने कैपिटल लिखा है। ये इंग्लिश के अंदर रूल होता है। सेंटेंस के अंदर जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं और दरमियान में आई हम लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो हमेशा वो कैपिटल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक रूल होते हैं राइटिंग अ सेंटेंसेस के अंदर। जब भी हम लोग सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो उसमें ये यूज़ होते हैं। अब हम चलते हैं इसके ज़रा शार्ट क्वेश्चन पर। जो आज हमने पढ़ा है इसके कौन कौन से शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल जो शार्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे ये पहला क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है वो है जी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ़ाबेट, एक ये क्वेश्चन बन सकता है शार्ट क्वेश्चन। नंबर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। अब देखें, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। डिस्क्राइब कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। What does it mean by capital letters? What does it mean by small letters? अलग अलग भी आ सकते हैं आप लोगों के पास। ये भी पूछा जा सकता है कितने हैं। ठीक है जी, तादाद भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। कैपिटल लेटर्स जो हैं ये भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एज ए शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। इसके बाद जो हमारे पास शार्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है जी व्हाट आर वॉवल्स। ये भी 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद नंबर 4 पे जो आप लोगों का शार्ट क्वेश्चन बन सकता है जी, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, तादाद में कौन कौन से होते हैं। इसी तरह ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, वावल्स कौन से होते हैं, साउंड्स कौन से होते हैं, वावल लेटर्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं। डिफरेंट वे से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्ड। वर्ड से क्या मुराद है, लेटर से क्या मुराद है। ठीक है जी, इस तरह मैंने आपको एक सीक्वेंस के अंदर ये सारा पढ़ाने की कोशिश की है ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें।
तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्ड। उसके बाद है जी नंबर 6 पर, डिफाइन अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है जी, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब इसकी टाइप्स भी दो तरह की होती हैं, एक मायने के लिहाज से, एक बनावट के लिहाज से। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से और एक मीनिंग के लिहाज से। तो हम लोगों ने मीनिंग के लिहाज से पढ़ी हैं, तो ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। डिफाइन अ सेंटेंस। उसके बाद हो गया जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रेज। फ्रेज क्या होती है जी। व्हाट इज़ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों से पूछा जा सकता है, या आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है आया कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो इस तरह से क्वेश्चनिंग आप लोगों से की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो है जी, राइट नेम्स ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अमूमन जो 3 बुनियादी हिस्से हैं किसी भी सेंटेंस के, उनके नाम लिखें। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है जी नंबर 10, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। के आपने नाम लिखने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। इसमें गौर किया करें कि स्टेटमेंट के अंदर पूछा क्या जा रहा है। आया कि उसकी डिफ़ाइन पूछी जा रही है, उसकी काइंड्स का सिर्फ नामों को पूछा जा रहा है, उनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है। ठीक है जी। तो राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद जो लास्ट बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है जी, वो ये हो सकता है, विच रूल्स वुड यू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ सेंटेंस। आप लोगों से सारे भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 2 भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 3 भी पूछे जा सकते हैं, कोई से 4 भी पूछे जा सकते हैं। इट्स अप टू टोटली एग्जामिनर। एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कितने आप लोगों से पूछता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो इस वीडियो का बनाने का मकसद। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, किसी भी वर्ड की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं अपना नंबर आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ, 0300-785-2432। तो आप लोग बज़रिया डाक भी, आप लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप लोग ये मेरे से मंगवा सकते हैं। और जो लोग मेरे करीब हैं, मतलब कि मेरे हासिलपुर सिटी या बहावलपुर में जो लोग हैं और उन्हें चाहिए, तो वो डायरेक्ट भी मेरे से ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंड पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल को, अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की लर्निंग अच्छे से हो सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।